रवि जी, आप शुरू कर दीजिए। 7:30 हो गया। गुड इवनिंग डॉक्टर सानी सर। शुभ संध्या सभी को। हम सभी जानते हैं कि आईएफपीएच एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संगठन है जो कि विश्व स्तर पर होम्योपैथिक आंदोलन, कार्यकर्ता और गतिविधियों को बढ़ावा देता है। इस फोरम पे किसी भी समुदाय, क्षेत्र, धर्म का के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। आईएफपीएच दैनिक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि सभी चिकित्सकों और सामान्य जनता को एक ही मंच पर लाया जा सके। हम सब 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। हम इसलिए और आज हमारे पास आज के वेबिनार के मेहमान और वक्ता के रूप में हैं डॉक्टर संदीप नारायण शंकर पारिक सर। हम आपका स्वागत करते हैं सर। सर के बारे में मैं एक छोटा सा देना चाहूंगी। सर के पास होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में 16 वर्षों का शिक्षण और पेशेवर का अनुभव है। वह मटीरिया मेडिका विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सर ने 8 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र प्रकाशित किए हैं। सर ने सॉल्विंग इमोशनल इश्यूज नेचुरली थ्रू 38 फ्लावर रेमेडीज नामक बुक भी प्रकाशित की है। आपका स्वागत है सर। ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच मैडम। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आईएफएचपी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिसने मुझे मौका दिया कि मैं आज अपने व्यूज़ और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूं। तो सबसे पहले मैं साहनी सर को थैंक यू बोलूँगा कि जिनने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, और वो सारे के सारे मेंबर जो इस टॉक्स के लिए, आईएफएचजी का जो टॉक्स है, जो डेली वेबिनार है, इस डेली वेबिनार के अंदर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हेल्प कर रहे हैं और नए नए होम्योपैथ्स को और नए नए जो डॉक्टर्स हैं, जो फिजिशियंस हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं कि वो होम्योपैथी को आगे से आगे लेके जाएं। तो सबसे पहले मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट प्लीज। हाँ, good evening to one and all. I am audible Yes sir. and my screen is also visible. Yes sir. Okay, ठीक है. Thank you very much. One against all the FHPH talks, and thank you. मेरा बहुत बहुत धन्यवाद the bottom of my heart. सबसे पहले सानी सर और all members को मैं थैंक यू बोलूँगा. आज का जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टेड फॉर ईच एंड एवरी होम्योपैथ, बिकॉज आज के समय अगर हम बात करें तो ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे केसेस हमारी क्लिनिक के अंदर क्रॉनिक के आएंगे। एक्यूट केस फेस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और आज का जो टॉपिक है वो उसी से संदर्भ है कि तीव्र रोग में होम्योपैथी की क्या भूमिका है। तो मैं डॉक्टर संदीप पारिक आज का सेशन स्टार्ट करता हूं और ये बताना चाहूंगा कि ये तीव्र रोग जो हैं हम किस तरीके से इजीली टू इजीली क्योर करें, और कुछ टिप्स हैं जो हम आगे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज का जो टॉपिक है, और आज का जो मेरा एम है, एक्चुअली में अगर मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करना चाहूँ और ये कहूँ कि मैं जो भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा वो सभी सीनियर्स टीचर हैं जो मुझे सामने दिख रहे हैं, मृदुल सर हैं या फिर और भी ऐसे सीनियर होम्योपैथ्स हैं, उनके सामने एक सूरज के सामने माचिस जलाने जैसा है, क्योंकि सारे के सारे होम्योपैथ बहुत नॉलेजेबल हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आज का जो मेरा टॉपिक है और जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ एक्यूट डिजीज के ऊपर, वो ऐसे न्यू होम्योपैथ्स जो स्टडी करके या फिर इंटर्नशिप के समय आए हैं और अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर मोटिवेशन नहीं है, या फिर ये कहें कि वो करना तो चाहते हैं मगर उनकी परिस्थिति नहीं है। तो हम किस तरीके से इजीली इस एक्यूट डिजीज को क्योर करें और हम कैसे मोटिवेट हों और हम सक्सेस हों। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो मेरा है, आज हम जो इस सेशन में बात करना चाहेंगे, तो सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि समझते हैं कि व्हाट इज एक्यूट डिजीज।
एंड डिफरेंशिएट टू क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक कंडीशन। तो एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज को हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज समझते हैं कि एक्यूट डिजीज क्या होती है और हम इस एक्यूट डिजीज को किस तरीके से ठीक करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज को डिफरेंशिएट करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम एक्यूट डिजीज को क्योर करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं तो इस समय में ऐसी कौन सी फिलॉसफी है या फिर ऐसा हमारा जो साइंस है उसमें डॉक्टर हैनीमैन सर ने क्या कहा है कि हम किस तरीके से इस को क्योर करें। तो हम फिलॉसफी समझते हैं। थर्ड बात हम करेंगे कि ऐसी कौन सी कॉमन एक्यूट रेमेडी है जिस एक्यूट रेमेडी को हम आइडेंटिफाई करें और फ्रिक्वेंटली उस एक्यूट डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम उन मेडिसिन को यूज करें। तो वो एक्यूट रेमेडी के बारे में भी हम समझेंगे कि ऐसी कौन कौन सी एक्यूट रेमेडी हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जो ट्रीटमेंट हम करते हैं तो किस तरीके के हम पेशेंट आता है और कौन सी मेडिसिन देते हैं उसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट जो मैंने एक्सपीरियंस में देखा है पेशेंट को जब क्योर मतलब पेशेंट अपन ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या क्या चीज है, सिचुएशन है, उसको प्रैक्टिस के साथ हम कौन से सिम्टम्स को इन्वॉल्व करेंगे और हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये मेरा आज का ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले चीज हम बात करना चाहेंगे कि व्हाट इज एक्यूट डिजीज। ये जो तीव्र रोग है, ये तीव्र रोग क्या है। तो तीव्र रोग की अगर हम बात करें तो एक्यूट डिजीज जो है इसका जो ऑनसेट है वो सडन होगा, वायलेंस होगा, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेगा और अगर इसको हम सही समय पे क्योर नहीं करते हैं तो ये रैपिडली प्रोग्रेस करके कहीं ना कहीं हमको अर्जेंट इमरजेंसी करने के लिए प्रॉब्लम दे सकता है। मगर अगर हमने इसको सही समय पे क्योर नहीं किया है तो ये आगे चल के हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये तो हुआ एक्यूट डिजीज, तीव्र रोग जो है उसके बारे में बात। अभी हम बात करेंगे ऐसे कौन से रोग हैं, ऐसे कौन से तीव्र रोग हैं जो हमको हमारे क्लिनिक पे देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहली बात होती है कि अगर हम एक्यूट इलनेस की बात करें तो एक्यूट इलनेस में जैसे हम देखते हैं कि अगर हम सिस्टम वाइज चलते हैं, ऊपर से नीचे की अगर हम सिस्टम वाइज चलेंगे तो सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम हमको देखने को मिलता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ कंप्लेंट्स हैं, कुछ सिम्टम्स हैं जो पेशेंट लेके आता है, जैसे कफ है। तो इस समय एक्यूट इलनेस के समय पे हमको क्या देखने को मिलने वाला है कि अस्थमेटिक कंडीशन हो गई है। कोई पेशेंट है जो तीव्र एक्यूट डिजीज में आपके पास आता है और उस पेशेंट को अस्थमा की कंप्लेंट है या फिर ब्रोंकाइटिस है। और अगर हम बात करें तो फीवर है ना। तो फीवर में भी अननोन ओरिजिन के फीवर्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जीआईटी की तरफ हम जाते हैं, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के अंदर जाते हैं तो हमको नौशिया है, वॉमिटिंग है, लूज मोशन की शिकायत है। इस तरह के एक्यूट केस हमारे क्लिनिक में देखने को, सिम्टम्स लेके पेशेंट आते हैं। एब्डोमिनल कॉलिक के केसेस हमारे पास देखने के लिए आते हैं। और कुछ फीमेल्स हैं जो डिस्मेनोर्जिया की कंप्लेंट्स भी लेके हमारे पास आती हैं। और कुछ केस ऐसे हैं जो इंजरी के देखने को मिलते हैं जो हम अपनी क्लिनिक में देखते हैं। तो इन शॉर्टली अगर मैं बोलूं कि जब हम क्लिनिक स्टार्ट करते हैं या फिर हम क्लिनिक खोलते हैं तो इनिशियली फेज के अंदर अगर हम बात करें तो इनिशियल फेज में क्रॉनिक केस के साथ साथ हमको एक्यूट केस भी देखने को मिलते हैं। और इस एक्यूट केस में हमको सही मेडिसिन सिलेक्शन करके पेशेंट को क्योर करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि क्रॉनिक केस तो हम थोड़ा सा लेट भी ठीक करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन एक्यूट केस अगर हमने सही समय पे पहले क्योर कर दिया तो नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो हमारे क्लिनिक पे बढ़ना चालू हो जाते हैं। तो गंभीर मामले जो हैं, जो एक्यूट डिजीज हैं, उसके अंदर डॉक्टर हैनीमैन सर का क्या कहना था। तो डॉक्टर हैनीमैन सर के साथ का कहना क्या था कि अगर कोई पेशेंट ऐसे मामूली से सिम्टम्स लेके आता है या एक जो दो ऐसे सिम्टम्स लेके आता है या फिर कोई ऐसी माइल्ड एक्यूट डिजीज है जो सिम्टम्स लेके पेशेंट हमारे पास आता है
तो ऐसी डिजीज को हमको उसको आहार विहार के साथ, मतलब अगर जैसे सपोज करो किसी को रात में, मतलब जो डेली फंक्शनल लाइफ है जो वो है, अगर उसमें डिस्टर्ब हो गया, रात में प्रॉपर नींद नहीं आई, तो सवेरे कुछ सिम्टम्स हमको देखने को मिले जो सीवियर नहीं है ना, या फिर अजीर्ण हो गया है, इस तरह के जो केसेस हमको मिलते हैं, तो उनको आहार विहार के द्वारा हमको उसको ठीक कर देना चाहिए। लेकिन जनरली अगर हम हमारी प्रैक्टिस पे देखते हैं, तो आज के समय में पेशेंट बिल्कुल इनिशियली फेज में हमारे पास नहीं आता है, या तो वो खुद का कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेता है, या फिर इधर उधर से कुछ ना कुछ मेडिसिन ले लेता है। तो ऐसी कंडीशन में भी, अगर मतलब मेरा मानना ऐसा है कि अगर ऐसी कंडीशन में भी कोई पेशेंट अगर हमारे पास हमारे क्लिनिक के अंदर आता है, तो हमको उसको सेक्लेक वगैरह देना चाहिए और उसको एंटरटेन करना चाहिए। लेकिन अभी जो हमारी बात हो रही है, आज जो हम जिस के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो इधर बात क्या हो रही है कि इंडिविजुअलिस्टिक डिजीजेज हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब व्यक्तिवादी बीमारी, है ना। तो ये व्यक्तिवादी बीमारी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर हैनीमैन सर ने क्या बोला है कि जब भी कोई पेशेंट गंभीर बीमारी लेके हमारे पास आता है, तो हम उसको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। इस दरअसल क्योंकि अगर ये बीमारी का अगर हम इलाज नहीं करेंगे, तो आगे चल के ये खतरनाक हो सकती है, क्योंकि मालूम है अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो ये आगे चल के डेंजरस हो गई थी। लेकिन ये जो बात है, ये एक तरह से अपवाद की तरह होगा। क्यों अपवाद होगा? कि जब हम कोई किसी पेशेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट देते हैं, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट है, अगर हमने किसी पेशेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दी और उसके बाद उसको सपोज करो कुछ डायरिया हो गया है या एक लूज मोशन हुआ है, तो ये मे भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो है ये हीलिंग प्रोसेस के अंतर्गत आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमको उसको मेडिसिन नहीं देना है। लेकिन अगर यही ट्रीटमेंट चलता हुआ है और उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो गई है, या फिर नौशिया अगर हुआ है उसको, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमको उसको ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ने वाली है। अगर हम उसको ऐसे समय में ट्रीटमेंट नहीं देंगे, तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, उसको जब ज़्यादा उल्टी हो गई है या फिर दस्त हो गए हैं, तो हम या तो उस पेशेंट को, मतलब जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको एंटीडोट करेंगे, क्योंकि जो मेडिसिन दी है मे भी पॉसिबिलिटी है कि वो जो मेडिसिन है वो सही नहीं हो, तो हम उसको एंटीडोट कर सकते हैं। या फिर उस पेशेंट की उस टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर हम उसको एक मेडिसिन दे सकते हैं, जिससे उसके सिम्टम जो तीव्र रोग हैं वो ठीक हो। तो क्योर करने के लिए यहाँ पे हमको ये देखना चाहिए कि पेशेंट जब हमारे पास आता है, तो उसके सिम्टम्स किस तरीके के हैं, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के अगर दुष्परिणाम की वजह से अगर वो आ रहे हैं, तो हम उसको वहाँ पे एंटीडोट करेंगे। नहीं तो उसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर हम उसको एक राइट मेडिसिन देंगे। अभी डॉक्टर हैनीमैन सर ने क्या बोला है कि अगर हमको किसी एक्यूट केस को ठीक करना है, क्योर करना है, तो हम क्या करें? सबसे पहले एक प्रॉपर केस टेकिंग करें, क्योंकि केस टेकिंग करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि अगर हम केस टेकिंग नहीं करते हैं, तो सारे के सारे सिम्टम्स जो हैं, क्योंकि जब एक्यूट केस लेके पेशेंट आता है हमारे पास, तो हमको एक एक्यूट इमेज बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि सिम्टम्स जो पेशेंट के मिले हैं, जो सारे सारे सिम्टम्स हैं जो पेशेंट के, वो सिम्टम्स हमको हमारी ड्रग में भी मिलना चाहिए। तो ड्रग की सिमिलरिटीज और पेशेंट के सिम्टम्स की सिमिलरिटीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर हैनीमैन सर ने क्या बोला है कि हम जब केस लेंगे, तो वो जो पेशेंट है उसके सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं, उन सिम्टम्स को मिलाकर हम एक एक एक्यूट इमेज बना लें, है ना। और इस एक्यूट इमेज के हिसाब से हम उसको एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। अभी बात ये आती है कि एक्यूट केस में भी हमको केस टेकिंग करना है, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन सर ने 83 to 104 में केस टेकिंग के बारे में बोला है। लेकिन यहाँ पे एक्यूट केस टेकिंग और क्रॉनिक केस टेकिंग के बीच में एक छोटी सी अंतर ये है कि जब भी हम एक्यूट केस टेकिंग करते हैं, तो इस एक्यूट केस टेकिंग के समय हमको पेशेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने पड़ते। मतलब ये जो केस टेकिंग का प्रोसेस है, ये बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होने वाला है।
ये जो प्रोसेस है ये बहुत शॉर्ट रहेगा, और इस शॉर्ट प्रोसेस के अंदर ही हमको बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो उस पेशेंट से ले लेनी है। लेकिन जब भी हम केस टेकिंग करेंगे, चाहे वो एक्यूट हो चाहे वो क्रॉनिक हो, हमको 4 स्टेप्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। क्योंकि अगर हम किसी भी तरीके से अगर एक स्टेप को भी मिस करते हैं तो हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम जो हम इस पेशेंट की एक एक्यूट इमेज बनाना चाहते हैं, वो एक्यूट इमेज हम नहीं बना पाएंगे। तो हमको इस एक्यूट इमेज को बनाना है। तो इस एक्यूट इमेज को बनाने के लिए हम 4 स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं। तो 4th स्टेप में सबसे पहली जो स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें डॉक्टर हैनीमैन सर ने क्या कहा है कि जब भी पेशेंट आपके पास आता है, उस समय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमको लिसनर बनना है और एक साइलेंट ऑब्जर्वर बनना है। मतलब जब भी पेशेंट आया, रोगी ने अपनी शिकायत बोलना चालू करी, है ना, और वो बोल रहा है, अगर हम इस बीच में किसी भी तरीके से उसको इंटरप्ट करते हैं तो उसकी जो कंटिन्यूटी है, वो जो सिम्टम बोलने वाला है या जो बोल रहा है, अगर वो उसमें डिस्टर्ब हुआ तो मे भी पॉसिबिलिटी है उसका एक कोई ऐसा बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो वो बताना चाहता था वो मिस कर देगा। और यहाँ पे अगर एक भी सिम्टम्स मिस करते हैं तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि हमको एक सिमिलम मेडिसिन में पहुंचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहली स्टेप है जो इम्पोर्टेंट है वो है साइलेंट ऑब्जर्वर। अभी जब के पेशेंट हमारे पास आया और उसने सिम्टम्स बोलना चालू किया, तो हम क्या करते हैं कि जब जैसे पेशेंट बोल रहा है तो पेशेंट को इंटरेक्ट करना भी जरूरी है, लेकिन इंटरप्ट नहीं करना है। मतलब हम उसके साथ इंटरेक्शन तो करेंगे, पेशेंट बोल रहा है तो हम बराबर उसकी तरफ देखेंगे, उसके बोलने में हम उसका इंटरेस्ट लेंगे। जब हम पेशेंट से इंटरेस्ट से सुनते हैं तो पेशेंट को भी इंटरेस्ट आता है अपने सिम्टम्स को बताने के लिए। तो दिस इज द वेरी कम्युनिकेशन स्किल जो बोलते हैं पेशेंट एंड डॉक्टर के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, उसमें हमको ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण काम करता है। सेकंड बात है, बीच बीच में हमको गर्दन हिलाना है या फिर मतलब उसमें कहीं ना कहीं तरीके से उसको इंटरेस्ट करना है, मगर उसको इंटरप्ट नहीं करना है। तो ये फर्स्ट स्टेप है जो हमको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो सर ने अपने एफोरिज्म 86 में भी बताया है कि जब भी कोई पेशेंट आता है तो वो अपने जो सिम्टम्स बोलता है वो एक कंप्लीट सिम्टम्स नहीं होते। मतलब जैसे ही पेशेंट ने बोलना चालू किया, है ना, तो पेशेंट जैसे बोल रहा है तो पेशेंट ने अपने सिम्टम चालू किए, मुझे खांसी है या फिर कोई भी सिम्टम्स है, तो खांसी जब रहता है तो दे ये जो खांसी है वो अदर पैथी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम होम्योपैथ की बात करेंगे तो यहाँ पे हमको एक कंप्लीट सिम्टम मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस बारे में जैसे ही रोगी अपने सिम्टम्स बोलना चालू करता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि उसके कंप्लीट सिम्टम्स लेने की कोशिश करेंगे। तो उसने जैसे ही बोलना खत्म किया, मतलब उसके जो भी सिम्टम्स थे उसने बोलने खत्म किए, उसके बाद हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आपको कुछ और बताना है। मतलब हम उसको और कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जो बताना चाहता है तो हम उससे लेंगे। और बीच बीच में जो ऐसे सिम्टम्स हैं, जैसे उसने बोला कि मुझे सर दर्द है ना, तो अब ये सर दर्द हो गया है, अभी सर दर्द कब क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, कब ये सर दर्द बढ़ जाता है ना। और भी उसके और सर दर्द में आपको कैसे लगता है, जैसे कि अभी पेशेंट आया, उसने बोला कि मुझे सर दर्द हो रहा है ना, और ये जो सर दर्द अभी हमने बात करना चालू किया तो हमको पता चला कि इसने उपवास रखा था, इसने कुछ खाया नहीं है, उसकी वजह से उसको तकलीफ होने लगी है। या फिर ये जो सर दर्द है ये मॉर्निंग में बहुत ज्यादा होता है या मॉर्निंग के समय होता है ना। और ये तो इस तरीके से जो सारी की सारे सिम्टम मिल रहे हैं, मतलब ये एक तरीके की हमारे पास एक एक्यूट इमेज बन रही है। तो हम सेकेंड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, जब भी पेशेंट ने अपने सिम्टम्स बोलना चालू किए और जैसे ही वो अपने सिम्टम्स खत्म करता है, हम उस पर्टिकुलर सिम्टम्स के बारे में और इंफॉर्मेशन पूछना चालू कर सकते हैं। मतलब पूछेंगे नहीं, मतलब उसके बीच बीच में से अगर कुछ निकालना है हमको तो वो सिम्टम्स निकाल के एक टोटलिटी बनाने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज द सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप की बात करेंगे तो थर्ड स्टेप के अंदर क्या रहता है कि यहाँ पे पेशेंट का जो मानसिक स्थिति है, मतलब मूल रूप से अगर हम देखेंगे तो दो चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी उसने अपने सिम्टम्स बोल दिए, अभी सिम्टम्स बोलने के बाद उसकी मेंटल स्टेट क्या है। अभी मेंटल स्टेट और मेंटल सिम्टम्स के अंदर यहाँ पे दो अलग अलग चीजें कि मेंटल सिम्टम्स जब हम बात करते हैं तो ये
क्रॉनिक केस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब पेशेंट एक्यूट फेज में कोई सिम्टम्स लेके आता है तो यहाँ पे हम दो तरह की जो है वो बात करना चाहते हैं कि चिकित्सक रोगी की मानसिक स्थिति को देखे और साथ ही वो उसकी प्यास, मतलब जो उसके फिजिकल जनरल है, मेंटल जनरल, किस समय के मेंटल जनरल सिम्टम, जो उसकी पर्टिकुलर कंडीशन के समय आए, मतलब जब उसको एक्यूट फेज चालू हुआ है उस एक्यूट फेज के समय उसको उसकी मेंटल स्थिति, मानसिक स्थिति क्या है और उसके फिजिकल जनरल सिम्टम्स क्या है। लेकिन जब हम क्रॉनिक केस की तरफ जाते हैं वो फिजिकल मेंटल सिम्टम्स और यहाँ पे जो मेंटल सिम्टम्स आ रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। किस तरीके का अंतर है कि वो पेशेंट बाय मतलब उसका जो नेचर है वो एग्रेसिव है, तो वो एग्रेसिव नेचर हम क्रॉनिक केस के अंदर जब बात करते हैं तब इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम एक्यूट केस की बात करेंगे तो वो मे भी पॉसिबिलिटी है कि उस कंडीशन के समय बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया है, एंगर हो गया है। तो ऐसे ऐसे समय में हमको क्या करना है, उसकी मानसिक स्थिति के साथ साथ उसकी प्यास कैसी है, उसको गर्मी लग रही है उस केस के समय, ठंडी लग रही है ना। तो ये सब बातों को जानने की कोशिश करें। मानसिक स्वभाव का प्रश्न विशेष रूप से पुरानी बीमारियों के लिए, तीव्र बीमारियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से मानसिक स्वभाव मतलब लक्षण समान नहीं है, मानसिक स्वभाव अत्यंत महत्वपूर्ण है और मानसिक लक्षण को इतने महत्वपूर्ण भी हो सकते हैं। मतलब ये जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कि उसकी मेंटल और फिजिकल स्टेट हमको यहाँ पे देखनी है। अब नेक्स्ट स्टेप जो आती है वो फोर्थ स्टेप आती है। फोर्थ स्टेप में क्या है, जब डॉक्टर ने पेशेंट के केस ले लिया तो यहाँ पे केस लेने के बाद हम फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, मतलब अपना उपचार जब हम मतलब अभी उसके सिम्टम जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं, तो मोस्ट ऑफ द सिम्टम जब हमारे पास आ गए हैं तो उन सिम्टम्स की टोटलिटी के हिसाब से हमको एक मेडिसिन जो है, मतलब जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन है वो एक तरीके से समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो एक इमेज बन गई है कि इसका कॉज क्या था, इसका साइड क्या था। इस तरीके से एक इमेज बनने के बाद कुछ जो मेडिसिन है वो हमारे पास आ जाती हैं, है ना। तो इस कंडीशन में अगर हमको और सिमिलिमम की तरफ जाना है तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, इस मतलब फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप के अंदर हमको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछना है ना, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनीमैन सर। लेकिन जब फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज हो गई उसके बाद हम पेशेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए हम क्या करेंगे कि उसकी कंप्लीट सिम्टम्स लेने के लिए हम सारे उसके जैसे कि सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे सपोज करो पेशेंट ने उस समय कॉजेशन नहीं बोला है तो हम यहाँ पे आके उसके कॉजेशंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्वेश्चंस के आधार पर बहुत सारे सिम्टम्स ले सकते हैं। तो होम्योपैथी में जो गलत धारणा थी कि पेशेंट से हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो यहाँ पे फोर्थ के स्टेप्स के अंतर्गत हम यहाँ पे उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं कि हाउ टू मेक इमेज ऑफ एक्यूट डिजीज। अभी ये सारे जो हमने केस टेकिंग कर लिया, अभी केस टेकिंग करने के बाद हमको एक सारी इमेज जो है वो हमारे पास आ गई है। अभी इस इमेज का हमको क्या करना है, मतलब अभी हमने जो पेशेंट है उससे सारे सिम्टम्स ले लिए, अभी हम एक एक करके ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं वो पेशेंट के हमारे पास आए हैं कि नहीं आए। अगर जैसे कि सपोज करो हमको पेशेंट आया तो हमको उसका कॉज मिला है क्या, मतलब हमने जब उससे केस टेकिंग किया तो केस टेकिंग करते समय हमको एक कॉज मिलना जरूरी है। बहुत टाइम होता है कि हमको कॉज नहीं मिलता है, लेकिन कोशिश हमको ये करना है कि ये जो 9 या 10 पॉइंट्स हैं वो हमको एक्यूट डिजीज की इमेज बनाते समय मिल जाए। तो पहली चीज है कॉज, कि वो डिजीज होने का कारण क्या था। सेकेंड बात होती है कि ये जो कॉज हुआ है ये वेदर चेंज होने की वजह से तो नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे डिजीज जो हैं वो वेदर चेंज होने की वजह से होती है। सपोज करिए हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट, है ना। तो ये हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट से ऐसी कंडीशन में हमको कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पेशेंट्स के मौसम से मतलब वेदर रिलेटेड कुछ कॉजेज अगर हमको मिल रहे हैं तो वो हम नोट करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम उस डिजीज का ऑनसेट क्या है। तो दो तरह के ऑनसेट्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि पेशेंट का जो ऑनसेट है वो एक्यूट है
मतलब ऑनसेट जो है वो सडन है, वायलेंस है, या फिर वो इंसिडियस है। तो अगर वो पेशेंट का ऑनसेट हमको मिल रहा है वो सडन है, वायलेंस है, तो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करते समय हमको ऐसी मेडिसिन चॉइस करनी पड़ेगी जिसके अंदर सडननेस मिलती है। जैसे एकोनाइट के बारे में हम बात कर सकते हैं, बेलाडोना के बारे में हम बात कर सकते हैं, है ना। तो जब हम केस ले रहे हैं तो उसके अंदर हमको ये देख लेना है कि जो इसके शुरुआत में जो सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब मोड ऑफ जो एनसेट है वो कैसा है, सडन है या फिर वो स्लोली स्लोली ग्रेजुअली हो रहा है। अगर वो ग्रेजुअली की हो रहा है तो हमको सिलेक्शन ऑफ रेमेडी कैसी करना है, ग्रेजुअली, मतलब जिनके अंदर ऑनसेट बहुत स्लो होता है, तो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी हमको यहाँ पे ये देखना है। नेक्स्ट बात होती है कि लोकेशन, क्योंकि लोकेशन इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक पर्टिकुलर डिजीज हम सेलेक्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास लोकेशन है तो। सपोज करिए अगर हम किसी पेशेंट के हेडेक का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर वो एक्यूट डिजीज में हमारे पास हेडेक के लिए आया है, तो हेडेक को अगर हम और सिंप्लीफाई करके अगर मेडिसिन निकालना है, तो अगर उसमें लेफ्ट साइडेड अगर पता चल गया कि उसका जो सर दर्द है वो लेफ्ट साइड में हो रहा है, तो लेफ्ट साइड में जब सर दर्द होगा तो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करते समय हमको लेफ्ट साइड की ड्रग्स को ध्यान में रखना है। अगर वो राइट साइड में सिम्टम्स लेके आ रहा है, राइट साइड का लोकेशन लेके आ रहा है, तो हमको ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या करना है कि राइट साइड की मेडिसिन को सिलेक्शन करना है। तो एक्यूट डिजीज को लेते समय, इमेज बनाते समय हमारे पास लोकेशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जब वो पर्सन अपनी कंप्लेंट लेके आया है तो उसके अंदर उसको सेंसेशन कैसा मिल रहा है, मतलब जो मेन कंप्लेंट है उसके अंदर सेंसेशन कैसा है। जैसे कि अगर सपोज करो कोई पेशेंट है और वो पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि वो जब भी खांसता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसका गला फट जाएगा, टीयरिंग सेंसेशन है, या फिर उसको ऐसा लगता है थ्रेड लाइक पेन हो रहा है। तो ये जो सेंसेशन है, ये सेंसेशन बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हमको उस केस के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक सेंसेशन मिलता है तो हम उस एक्यूट डिजीज की बहुत आराम से इमेज बना सकते हैं। तो यहाँ पे सेंसेशन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर की बात करेंगे तो किस तरह का कैरेक्टर है, अभी सपोज करो अगर डायरिया की बात करते हैं, लूज मोशन की बात करते हैं, अगर कोई डिस्चार्ज हो रहा है उस डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं, तो वो डिस्चार्ज का कैरेक्टर कैसा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मॉडलिटीज की बात की, जो कंप्लेंट्स है वो किस तरीके से बढ़ती है और किस तरीके से कंप्लेंट कम होती है। सपोज करिए अगर कोई पेशेंट है, उसकी जो कंप्लेंट्स है वो जैसे ही खुली हवा में जाता है उसको अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वो वार्म रूम में आता है उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। तो ये जो तकलीफ बढ़ रही है या कम हो रही है, तो ये इसकी मॉडलिटीज के अंदर आती है, और ये जो मॉडलिटीज है वो हमको मेडिसिन सेलेक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कुछ रेमेडीज ऐसी हैं या कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जिसके अंदर टाइम इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, टाइम मॉडलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सपोज करो अगर कोई केस है जिस केस के अंदर हमको एक स्पेसिफिक टाइम मिल गया है कि द पर्सन है, मतलब जो पेशेंट है उसको 3 बजे बहुत ज्यादा सीवियर चिलनेस आती है, मतलब बहुत कस के उसको ठंड लग रही है, और जो टाइम है वो 3 PM का है। तो ये जो 3 PM है ये इंडिकेटेड करता है एक पर्टिकुलर रेमेडी को सिलेक्शन करने के लिए कि वो पेशेंट है वो एक फीवर से सफर कर रहा है, और ये जो फीवर है वो 3 बजे के समय आया और 3 बजे उसको चिल स्टेज लगी। तो ये उसकी टाइम मॉडलिटीज हो गई। तो ऐसी बहुत सारी ड्रग्स हैं हमारे पास जिनके अंदर टाइम मॉडलिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हमको जब हम एक्यूट इमेज बना रहे हों तो एक्यूट इमेज बनाते समय हमको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। साथ में क्या करना है, हमको अकम्प्लेनिंग जो सिम्टम्स हैं, सहवर्ती जो लक्षण हैं, इनके साथ साथ वो भी ध्यान रखना है। तो ये जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स कौन से होने वाले हैं, वो जो मेंटल सिम्टम्स हों या फिर वो फिजिकल जनरल सिम्टम्स हो, मतलब इस कंप्लेंट के साथ एक्यूट डिजीज के साथ साथ उनकी मेंटल स्टेट वहां पे क्या थी वो भी हमको वहां पे ध्यान रखना है। तो जब हम फर्स्ट स्टेप में रहते हैं, जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं पेशेंट का, उस समय ये जो फिजिकल सिम्टम्स हैं या मेंटल सिम्टम्स हैं वो हमको वहां पे देखने को मिलते हैं। तो एक्यूट डिजीज के अंदर ये इमेज करते समय हमको इन कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना है, जो भी हम आगे भी इसमें डिटेल्स पे बात करेंगे।
अभी बात करते हैं हम कि ये जो एक्यूट डिजीज है इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे। तो डॉक्टर हैनीमैन सर ने एफोरिज्म नंबर 73 के अंदर तीव्र रोग को कैसे, मतलब इसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। एफोरिज्म 73 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो सर ने क्या बोला है कि ये जो डिजीज है एक्यूट डिजीज, तीव्र जो रोग है, इसके अंदर सबसे पहली चीज जो है वो इंडिविजुअल एक्यूट डिजीज में आती है, मतलब व्यक्तिवादी। अभी ये जो डिजीज है व्यक्तिवादी जो डिजीज है, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन है ना, उसको कोई डिजीज से सफर कर रहा है, तो ये वाली जो डिजीज है वो एक्यूट मतलब व्यक्तिवादी डिजीज के अंदर आता है। अभी ये जो व्यक्तिवादी डिजीज है, इस डिजीज के अंदर क्या रहेगा कि जो पेशेंट है उस इंडिविजुअल पेशेंट, मतलब ये गंभीर स्थिति किसी विशेष कारण से किसी विशेष व्यक्ति को प्रभावित करती हो, है ना। तो अभी इसमें हम जैसे बात करेंगे तो इसमें कि कोई इंजुरी, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन है उसको इंजुरी हो गई है, तो अभी ये इंजुरी उस पर्टिकुलर पर्सन को हुई है, तो ये जो सिलेक्शन ऑफ ड्रग है वो उस पर्टिकुलर पर्सन का है। जैसे जल गया, कोई इंजुरी हो गई, ब्लंट ऑब्जेक्ट से इंजुरी हो गई, है ना, घाव हो गया है ना, फ्रिक्शन की वजह से अगर घाव होता है, जूते काट लेते हैं या फिर बिजली का, तो ऐसे कोई भी मैकेनिकल डिजीज अगर यहाँ पे हमको आती है तो वो वाली जो डिजीज है वो इंडिविजुअलिस्टिक एक्यूट डिजीज के अंदर आती है। सेकंड, अगर हम इंडिविजुअल डिजीज के बाद में बात करेंगे तो ये अब जैसे कि वो इंडिविजुअल पर्सन ने कोई ओवर ईटिंग कर ली है ना, अभी उसने आज फास्ट रखा और फास्ट रखने की वजह से वो उसको हेडेक होने लगा, है ना, बासी खाना खा लिया या फिर कुछ ऐसे फूड पॉइजनिंग की कंडीशन आ गई है ना, हैवी फूड खा लिया, जैसे कि अभी हम बात करते हैं कि बहुत हैवी फूड खा लिया, ऑयली फूड खा गया तो पल्सी टिल्ला की तरफ हमारा ध्यान जाता है, आइसक्रीम हमने खा ली, है ना, तो कोल्ड ड्रिंक्स पी ली। तो ये जो इंडिविजुअल डिजीज है, यहाँ पे अगर हमको कुछ इंडिविजुअल कॉज मिल रहा है उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर, तो यहाँ सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो उस इंडिविजुअल पर्सन के अंदर क्या कॉज मिल रहा है वो देखना जरूरी है। अभी सपोज करिए वो पर्टिकुलर जो व्यक्ति है, जो पेशेंट है, उसकी जो है नींद की कमी, अगर उसने प्रॉपर नींद नहीं हुई है उसकी वजह से कुछ उसको प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ी है, या फिर कोई है ब्रेन फेग हो गया, कुछ एग्जाम होने वाला है तो उसकी वजह से अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है। जनरली स्टूडेंट लोग ये एग्जाम के समय प्रॉब्लम लेके आते हैं कि मेरा एग्जाम है लेकिन मुझे नींद बहुत ज्यादा आ रही है ना, तो एग्जामिनेशन फंक की अगर हम बात करते हैं तो एग्जामिनेशन फंक, तो ये सारी जो चीज है वो एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में है, तो ऐसे जो कॉजेज हैं वो इंडिविजुअलिस्टिक डिजीज के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है, अगर वो पेशेंट है बहुत ज्यादा निराश हो गया है, उसको कोई बिजनेस में लॉस हो गया है, मतलब मेंटल कॉजेज उस पर्सन का हो कि उसका जो एक क्लोज रिलेटिव था वो क्लोज रिलेटिव नहीं रहा, या फिर बहुत ज्यादा एंगर हुआ उसको, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये एक समय एक व्यक्ति प्रभावित होगा, है ना। वो व्यक्तिवादी मामलों में निपटते समय हमको जो एक एक्यूट मतलब जो पहला कारण है वो हमको यहाँ पे समझना है कि इंडिविजुअलिस्टिक कंप्लेंट्स क्या होंगी और एक्यूट डिजीज क्या होगी। तो डॉक्टर हनीमैन सर ने 73 में 3 तरीके से किया। पहला व्यक्तिवादी जो मैंने आपको बताया, सेकेंड जो डिजीज है वो स्पोरेडिक डिजीज है ना, और थर्ड जो डिजीज है वो एपिडेमिक डिजीज है। तो ये 3 तरह की जो डिजीज है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो 73 के अंदर हम ये बात करने वाले हैं। तो इंडिविजुअलिस्टिक हमने देखा, अभी सेकंड हम बात करते हैं स्पोरेडिक डिजीज की। अभी ये जो स्पोरेडिक डिजीज है, ये डिजीज क्या कर रही हैं कि ऐसी बीमारियां जो मौसम को बदलने की वजह से हो, है ना। अभी जैसे सपोज करो रेनी सीजन आ गया है, तो ये रेनी सीजन के कारण बहुत सारे लोग अगर इससे प्रभावित होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम मौसम बदलने की जगह जो आता है, तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे, एक ऐसे मतलब हम ऐसा एक उपाय ढूंढेंगे जिसमें क्या करेगा कि मौसम बदलने की जो समस्या है उनसे रिलेटेड जो ड्रग हैं, जो रेमेडी हैं, वो हमारे पास आ जाएं। तो ये जो स्पोरेडिक डिजीज हैं, ये जो बीमारियां हैं, आमतौर पर मौसम चेंज होने से संबंधित है, जैसे कि गर्म से ठंडे की तरफ हम आ गए,
है ना, ठंडा मौसम है, गर्म की तरफ चले गए, है ना, पेशेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और वो ऐसी कंडीशन में मतलब वो एक्सपोजर टू कोल्ड की वजह से गया और उसको सर्दी या बुखार हो गया। तो ऐसी बीमारियों के मामले में जो हम सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करते हैं, तो वो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करते समय हमको ऐसी ड्रग को सेलेक्ट करना चाहिए जो वेदर रिलेटेड हो। जैसे कि अगर हम बात करें द डेज आर हॉट एंड द नाइट्स आर कोल्ड, है ना, तो या फिर दिन गर्म है रात ठंडी है, मतलब ऐसी जो डिजीज होती हैं ऐसे समय में मतलब नम मौसम हो गया, अभी बारिश हो गई है तो मौसम के अंदर क्या हो गया, नमी आ गई है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करते समय ऐसी ड्रग ढूंढेंगे जो वेदर रिलेटेड है। जैसे कि ऑटोमनल डिसेंट्री हो गई है तो हम कॉल्चिकम के बारे में सोच सकते हैं। भीग गए हैं हम, बारिश में भीग गए हैं, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आई है, तो हम वहाँ पे कुछ रेमेडीज कर सकते हैं। तो जब वेदर चेंज होगा तो हमको डलका मारा ब्राइनिया के बारे में सोचना चाहिए। जब हम गीले हो गए तो रस्टॉक्स के बारे में, रेडोडेंड्रॉन के बारे में सोच सकते हैं हम। अगर जो मौसम है वो शुष्क है ना, तो ब्राइनिया के बारे में हम सोच सकते हैं, कारोवेज के बारे में सोच सकते हैं, ग्लोराइन के बारे में सोच सकते हैं। तो स्पोरिक डिजीज के अंदर जब हम सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करेंगे तो हम उस समय में ये देखेंगे कि वेदर चेंज से रिलेटेड जो ड्रग्स हैं वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करें। थर्ड जो बात करते हैं हम, वो एपिडेमिक डिजीज है। मतलब ऐसे समय के अंदर क्या होगा कि एक महामारी में वो है, मतलब वो जो डिजीज हुई है इन्फेक्शियस डिजीज है और वो बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर रही है ना। तो ऐसे समय के अंदर जैसे कि कोई संक्रमण रोग हो गया, जैसे अभी हम कोविड के बीच में से फेस करते हुए आए हैं, है ना, कोई बैक्टीरियल या वायरल डिजीज हमारे सामने आई है ना, तो ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लुएंजा हो गया है। तो इन्फ्लुएंजा के समय में भी क्या होगा कि उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक, तो मतलब किसी ना किसी बैक्टीरिया, वायरस या इन सब चीज की वजह से या कोई महामारी आ गई है, ऐसे सारे समय में हमको एपिडेमिक डिजीज के अंदर करना है। और जब ये डिजीज एक से ज्यादा लोगों के लिए होती है, मतलब एक जैसे सिम्टम्स है, जैसे हमने कोरोना वायरस जब आया था कोरोना के समय, तो हमने एक एपिडेमिक डिजीज के हिसाब से एक टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लिया और उस टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के हिसाब से वो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया। तो एज ए प्रिवेंटिव भी हमने दिया है और एज ए क्योर करने के लिए हमने उस मेडिसिन को दिया है। तो जब ये सारी कंडीशन आती हैं तो उस डिजीज फेज के अंदर हमको क्या क्या सिम्टम मिलते हैं। सपोज करो अगर वो फेज है, वहां पे पेशेंट को बहुत ज्यादा प्यास लग रही है ना, उसकी मेंटल स्टेट में हमको क्या मिल रहा है कि वो बहुत ज्यादा नर्वस है ना, डल है, मुंह सूख रहा है, बार बार पानी पी रहा है ना, बहुत ज्यादा एंग्शियस है ना, पानी भी पी रहा है तो छोटे छोटे घूंट में पी रहा है। तो ये सारे जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बना के हम उस पर्सन को एक एपिडेमिक डिजीज के अंदर एक सिमिलिमम मेडिसिन दे सकते हैं। तो तीन तरह के हमने यहाँ पे ग्रुप को डिजीज को हमने बोला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि कॉज क्या है। जैसे कि अभी हमने पहले देखा था कि 10 पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया, जिसमें से पहला पॉइंट जो था वो कॉजेशन था। तो जरूरी नहीं है कि हर केस में हमको कॉजेशन मिले, लेकिन कोशिश हम जब केस टेकिंग करेंगे तो हमको वहां पे इंडिविजुअल जो व्यक्ति है या इंडिविजुअल जो डिजीज है, इंडिविजुअलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे हमको एक कॉजेशन देखने को मिलेगा। अभी ये जो कॉजेशन है, ये कॉजेशन दो तरीके के हो सकते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करते समय हमको क्या देखना है कि ये कॉज कहीं मैकेनिकल कॉज तो नहीं है। मैकेनिकल कॉज मतलब क्या है कि उसको चोट लग गई। सपोज करो अगर कोई पर्सन है और उसको ब्लंट ऑब्जेक्ट से इंजरी हुई है, मतलब कोई ऐसा चोट लगी और उसको हिमेटोमा हो गया है, वहां पे एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड हो गया है। तो ये जो एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड हो गया है, ब्लंट ऑब्जेक्ट से हुआ है, तो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करते समय हमको वो कॉज फाइंड आउट करते समय हमको ऐसी मेडिसिन का सिलेक्शन करना है जो उसके एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड को एब्जॉर्ब कर ले और उस पेशेंट को ठीक करे। तो चोट इंजुरी के समय कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमने बोला ब्लंट ऑब्जेक्ट से इंजुरी हो रही है, ब्लंट ऑब्जेक्ट से इंजुरी हो रही है तो हम सबसे पहले आर्निका की तरफ सोच सकते हैं। कोई पर्सन है वो जल गया है तो कैंथेरिस आपको मालूम
है ना। आर्टिका यूरेंस भी बहुत अच्छी रेमेडी है। आर्टिका यूरेंस के अंदर हम क्या करेंगे, उसको एप्लीकेशन, मतलब बर्न वाला जो एरिया है उसको हम एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, है ना। अगर किसी को रबिंग की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि शूज बाइट के बात करें तो एलियम सीपा के बारे में हम सोच सकते हैं। तो मैकेनिकल कॉज जब हम मिलेगा, तो हम जब सिलेक्शन ऑफ इमेज जब रेमेडी करेंगे तो हमको ये चीज को ध्यान रखना है। तो कॉजेशन पे हमको सिलेक्शन ऑफ रेमेडी का ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि फिजिकली कॉज अगर हमको वहां पे क्या मिल रहा है। जब हम सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करते हैं तो फिजिकली कॉज क्या मिलेगा। अभी फिजिकली कॉज की बात हम करते हैं तो जैसे कि सपोज करो कि हम ओवर ईटिंग कर लिए किसी ने, है ना, या फिर मतलब फास्ट रख लिया है उसने, है ना। कुछ कॉजेशन ऐसे आ गए जैसे कि बाहर खाना खाया और खाना खाने के बाद उसको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होने लगी। तो ये वाले जो फिजिकल सिम्टम्स हमको मिल रहे हैं, वो सारे फिजिकल सिम्टम्स के आधार पे हमको सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, मतलब अगर ऑयली फूड खा लिया है तो पल्सिटिला है, आइसक्रीम वगैरह खा लिया तो आर्सेनिक की तरफ से आ सकते हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जो एक्यूट में हमको यहाँ पे काम करने वाली है। तो कॉज के अंदर मैकेनिकल कॉज लेंगे, फिजिकल कॉज लेंगे, और थर्ड जो है वो उसका मेंटल कॉज लेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट मेंटल कॉज से, जैसे कि अभी हम सपोज बात करो तो हम कॉलेसिंथ की बात कर सकते हैं। कॉलेसिंथ के अंदर क्या हुआ कि किसी ने उसकी इंसल्ट कर दी है, या फिर वो एक्सप्रेस कर रहा है, एंगर को सप्रेस कर रहा है ना। अभी सप्रेस करने के बाद उसको क्या हुआ, कॉलिक होने लगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी हमको डिसअपॉइंटमेंट लव हो गया है उसको, है ना। तो अभी स्टडी कर रहा है वो, लेकिन उसके तरफ फोकस नहीं कर पा रहा। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ब्रेन फेक की बात कर लिया, या फिर उसको एग्जाम देने में फियर हो रहा है ना। तो एग्जामिनेशन फंक की कंडीशन आ गई है। तो ऐसे समय में हम मेंटल कॉज जो है वो हमको वहाँ पे पेशेंट के साथ देखने को मिलेगा। तो कॉजेशन के अंदर 3 टाइप्स ऑफ कॉज हमको देखने को मिलने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज द मैकेनिकल, द सेकेंड वन इज द फिजिकल, एंड द थर्ड वन इज द मेंटल कॉज। तो ये बात हुई कॉजेशन की। नेक्स्ट बात हम करते हैं कि ये जो कॉजेशन हमको मिल रहा है ये कहीं वेदर रिलेटेड तो नहीं है। जैसे हमने पहले भी बात की है, तो जब मौसम बदलता है, अभी जैसे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि अभी मतलब गर्मी है और गर्मी के बाद एकदम सर्दी आ गई है, या फिर इस सर्दी की वजह से मतलब ठंडे में से गर्म में चला गया तो उसको आर्टिक एरिया हो गया है। तो ऐसी जब कंडीशंस वहां पे फेस करता है पेशेंट, तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करते समय हमको डलका मारा की तरफ हमारा ध्यान रहता है। तो वेदर चेंज हो रहा है, जैसे हमने स्पोरिक डिजीज के अंदर बात की थी, तो कई मामले ऐसे होते हैं जो मौसम बदलने के कारण हम बीमार हो जाते हैं। तो यहाँ पे कोई पेशेंट है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है ना। तो ऐसे समय में हमको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करते समय हमको इस तरह की मेडिसिन देखना है। जैसे कि ठंडे के संपर्क में, मतलब जैसे कि कोई पर्सन है सवेरे सवेरे घर से बाहर निकला और एक्सपोजर टू कोल्ड की वजह से, कोल्ड विंड के एक्सपोजर में आ गया। जैसे ही कोल्ड एक्सपोजर की विंड में आ गया, उसको सडन छींके आने लगी या फिर सडन फीवर हो गया है। तो ये सडननेस के साथ, कोल्ड के साथ अगर हम देखें, और साथ में हमको उसको एंजाइटी भी मिल रही है ना, थ्रस्ट उसकी इंक्रीज है जब हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमको एकोनाइटिस को प्रिस्क्राइब करना है। मतलब ये एक इमेज बन गई है उस पर्सन की, और ये जो इमेज है वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में उस ड्रग्स के साथ सिमिलर मिल रही है। जैसे हिपर सल्फ की बात करते हैं, हिपर सल्फ के बारे में जैसे हमको मालूम था, हिपर सल्फ आर वेरी सेंसिटिव पेशेंट, हर तरीके से बहुत सेंसिटिव है। हिपर सल्फ के अंदर ऐसा कहा गया है कि अगर वो दूसरे कमरे में भी बैठा हुआ है और विंडो अगर खुली हुई है, तो वो इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि वहां पे भी उसको वो कोल्डनेस फीलिंग होगी। तो हिपर सल्फ बहुत ज्यादा सेंसिटिव है कोल्ड के प्रति, है ना। तो ऐसी कंडीशन सिलेक्शन करते समय एक्यूट ड्रग हमको ध्यान रखना है कि हम जब सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करें तो ये एक्यूट ड्रग्स हमारे सामने आना चाहिए, जब अगर वो वेदर रिलेटेड, मतलब ठंड से रिलेटेड, कोल्ड रिलेटेड ऐसी कंडीशन में आ रही है। या फिर अगर दूसरी सिम्टम्स हमको मिलते हैं, वो सिम्टम में हमको क्या देखने को मिलता है कि मौसम जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है ना, और
उसके बाद सडन चेंज हो गया। अभी बहुत ये हमको देखने को मिल रहा है, जैसे अभी बारिश हुई है, बारिश होने के बाद से एकदम मौसम चेंज हो गया है। तो ये सडन चेंज ऑफ वेदर वाली जो कंडीशन आ रही है, तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो ब्राइनिया की जैसे मैंने बात करी थी, हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट्स आ रही है ना, कार्बो वेज है। तो ऐसे कंडीशंस में वेदर चेंज के अंदर अगर हम बात करेंगे तो हमको ये चीज करना है। तो अभी इस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, कि हम एक ग्रुप ऑफ रेमेडी बना ले। मतलब ग्रुप ऑफ रेमेडी बना ले, मतलब जैसे कि अभी सपोज करो रेनी सीजन आता है, तो अभी रेनी सीजन आया है तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट हमारी क्लिनिक में किस टाइप के आने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं वो वेदर चेंज से रिलेटेड कंप्लेंट्स लेके आने वाले हैं। तो सपोज करो अगर वो वेट वेदर से एक्सपोजर में आ गया तो डलकामारा हमारे पास है। तो एक ग्रुप ऑफ रेमेडी जब हमारे पास आ जाएगी तो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करते समय हमको बहुत इजी हो जाएगा कि हम उस पेशेंट को इमीडिएटली एक सिमिलियम रेमेडी दे सकते हैं। तो चेंज ऑफ वेदर करते समय हमको रिपोर्टराइज करके या रिपर्टरी के द्वारा हमको एक एन नंबर ऑफ रेमेडी यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए। जैसे कि अभी पेशेंट है, गर्मी है, मतलब बहुत ज्यादा धूप में चला गया, मतलब एक्सपोजर टू सन हुआ, और एक्सपोजर टू सन होने की वजह से उसको हेडेक होने लगा, है ना। तो अभी ये एक्सपोजर टू सन हुआ तो यहाँ पे हम ग्लोराइन की तरफ जा सकते हैं, नेट्रम कार की सब जा सकते हैं, नेट्रम म्योर की तरफ जा सकते हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हॉट वेदर से रिलेटेड ड्रग्स सिलेक्शन हमारे को करना चाहिए। अभी पर्सन है, सडन एकदम उसके पास छाता वगैरह नहीं है और वो एकदम भीग गया है। अभी भीग गया है तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है, उसको रस्टॉक्स देना है। अगर ये भीगने की वजह से उसको कोई ना कोई थ्रॉट कंप्लेंट्स आ गई है ना, तो आरसल्फेवम की तरफ हम जा सकते हैं। एंटीम फ्लूइड के अंदर अभी देखिए अभी ये बारिश हुई है, बारिश होने की वजह से अभी कुछ बच्चे जो ऐसे हैं, जहाँ पे अभी बहुत सी जगह तो शहरों में तो पौंड वगैरह नहीं मिलेगा या गड्ढा वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन ये गंदा पानी जहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और बच्चे लोग उस गंदे पानी में नहाते हैं, और वो नहाने के बाद से अगर कोई प्रॉब्लम हमारे साथ आती है तो एंटीम फ्लूइड बहुत जबरदस्त रोल प्ले करने वाली है। बारिश में भीग गए या नदी में नहा लिए हम, उस समय अगर हमको कोई प्रॉब्लम आते हैं तो रस्टॉक्स हमारे पास है, डलकामारा जैसे आपको मालूम ही है। तो ये सारी की सारी जो चेंज ऑफ वेदर से हमको मिलने वाली है, तो हम यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करते समय बहुत आराम से एक सही सिमिलियम रेमेडी दे सकते हैं। अभी वेदर चेंज हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉल्चिकम के बारे में जैसे हमने बोला, तो कॉल्चिकम के अंदर क्या रहेगा कि जो वेदर आ रहा है उस वेदर ऑटोमनल सीजन के अंदर कोई कंप्लेंट्स आ रही है और वहां पे ऋतु चेंज हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो पेशेंट सफर कर रहा है, अभी जैसे कॉल्चिकम ही की बात मैं करता हूँ, तो कॉल्चिकम के अंदर क्या हुआ, वो पेशेंट है, जैसे ही वो वेदर चेंज हुआ, ऑटोमनल सीजन के अंदर आया, ऑटोमनल सीजन में जैसे ही वो एक्सपोजर हुआ, उस एक्सपोजर की वजह से उसको डिसेंट्री हुई है, और ये डिसेंट्री के अंदर से व्हाइट शेडी पार्टिकल्स निकल रहे हैं। मतलब ये जो उसका डिसेंट्री है, उस डिसेंट्री में कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्क्रैपिंग ऑफ इंसिस्टेंट, वो व्हाइट शेडिकल पार्टिकल। साथ में क्या हो रहा है उसको कि किसी भी स्मेल को वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, मतलब जो स्मेल आ रही है उससे उसको नौशिया हो रहा है, तो और इस नौशिया की वजह से वो फेंटनेस की तरफ जा रहा है। तो ये एक पूरी पिक्चर बन रही है। तो ये पिक्चर के अंदर हम सीजनेबल रेमेडी को कवर कर सकते हैं। हम नक्स वोमिका ले सकते हैं, हिप्पर सल्फ ले सकते हैं, कारोवेज ले सकते हैं, आर्सेनिक ले सकते हैं, पेट्रोलियम है हमारे पास, फास्फोरस है हमारे पास। तो ये सारी की सारी जो ड्रग्स हैं वो वेदर रिलेटेड हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब वेदर चेंज होता है तो हमको हमारे पास वो सारी रेमेडी को कलेक्शन हो और एक सही मेडिसिन सिमिलियम हम उस पेशेंट को दें, जिससे वो उसके तीव्र रोग जो है, जो एक्यूट डिजीज है, उससे वो जल्दी से जल्दी क्योर हो सके। नेक्स्ट बात हम जो करते हैं वो है मोड ऑफ ऑनसेट। अभी मोड ऑफ ऑनसेट मतलब क्या हुआ कि जब पेशेंट आया हमारे पास और वो जो डिजीज है वो एक्यूट डिजीज जो है वो किस फेज में है। अभी सपोज करो एक पर्सन है, वो बाहर गया, किसी के कांटेक्ट में आया, कांटेक्ट में आने के बाद उसको 1 हफ्ते या 15 दिन या और
बाद में उसको वो डिजीज से सफर करता है, तो ये जो फेज हुआ ये बहुत सीरियस आया है, मतलब बहुत समय बाद आया है, या फिर कोई कंप्लेंट्स हुई है बहुत धीरे 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 इंसीडियस प्रोग्रेस कर रही है। तो मोड ऑफ ऑनसेट में हमको दो चीज समझना है कि जो डिजीज हुई है, जो एक्यूट डिजीज है, वो एक्यूट डिजीज जो है वो सडन है या वॉयलेंस है। अभी जब सडन एंड वॉयलेंस की कंडीशन में जब पेशेंट लेके आता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ रेमेडी हमको एक्यूट देखनी है। एक्यूट रेमेडी जैसे कि हम एकोनाइट दे सकते हैं, हम बेलाडोना दे सकते हैं, हम बेरेट्रम एल्बम दे सकते हैं। तो ये जो मोड ऑफ ऑनसेट है जो एकदम वॉयलेंस के साथ आता है ना। तो ये जो सडन वॉयलेंस आया है, अभी जैसे कि सपोज करिए मैं बात करता हूँ, एक पेशेंट, एक बच्चा ही है, उसने फीड किया और फीड करके तुरंत वॉमिट किया, है ना, और जो तुरंत वॉमिट किया वो एकदम सडनली हुआ है, तो वॉयलेंसली के साथ आया। तो ऐसी कंडीशन में इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क मिल रहा है हमको, साथ में उसको ड्राउजीनेस, बहुत ज्यादा ड्राउजी हो गया है, और ड्राउजीनेस के साथ साथ क्या मिला हमको कि उसका जो ओरिजिन है वो वायलेंस है। तो ये जो टोटलिटी अभी हमको यहाँ पे मिली है, मतलब हमको सिलेक्शन ऑफ रेमेडी जो करना है वो एथुजासाइनापियम करना है। और एथुजासाइनापियम के अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स मिलते हैं कि सिम्टम सडन और वायलेंसली आता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या करता है कि वो इंटॉलरेंस करता है, मतलब वो जो मिल्क है वो किसी भी तरह का मिल्क होगा वहां पे उसको इंटॉलरेंस मिलेगा, मतलब वो किसी भी तरीके से, सपोज करो अभी जैसे कि हम बहुत समय देखते हैं कि मदर मिल्क टॉलरेट नहीं कर पा रहा है तो हम उसको बोलते हैं काउ मिल्क ले लो, काउ मिल्क टॉलरेट नहीं कर पा रहा तो हम टिन मिल्क ले लो। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक क्या मिल रहा है, किसी भी तरह का वो मिल्क वहां पे वो टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा, है ना। और साथ में उसको क्या मिलेगा, ड्राउजीनेस मिल जाएगी। तो जैसे ही उसने वॉमिट किया और वो ड्राउजी हो गया, तो ऐसे केस को सिलेक्शन हम, जैसे कि चाइल्ड के केस में हम देखने को मिलता है, कई बार देखने को मिलता है। तो जब हम यहाँ सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करेंगे तो यहाँ पे हमने एक तो उसका वायलेंस देखा सिलेक्शन करने के लिए कि ये जो कॉज हुआ वो ऑनसेट जो हुआ वो सडन एंड वायलेंस हुआ। सेकेंड हमने क्या देखा कि जैसे ही वॉमिट हुई इसको बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई, डल हो गया, है ना, और साथ में ड्राउजी हो गया, सो गया है, तुरंत सो गया है ना। वो सोने के बाद जैसे ही वो उठेगा उसको फिर से भूख लगेगी और वो फिर से मिल्क लेगा और फिर से वॉमिट करेगा। तो ये जो साइकिल मिल रही है ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई है। तो यहाँ पे हमको कॉज को भी, ऑनसेट को भी ध्यान रखना है और साथ में उसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को भी, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को भी ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट ऑनसेट में हमने देखा है कि सडन और वायलेंस के साथ आ रहा है। सेकंड बात हम करते हैं कि कोई डिजीज है वो स्लोली स्लोली प्रोग्रेस कर रही है, मतलब इंसिडियस कर रही है। सपोज करिए कोई पर्सन है वो फीवर आया उसको, तो ये जो फीवर है ये बिल्कुल इंसिडियस है, मतलब स्लोली कर रहा है। मतलब पेशेंट जब हमारे पास कंप्लेंट लेके आएगा तो पेशेंट क्या बोलता है कि डॉक्टर साहब अभी मेरे को 99 फीवर था, लेकिन अभी मुझे क्या लग रहा है कि अभी मेरे को तकलीफ बढ़ रही है, मेरा टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके, तो ये जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उसको तो यहाँ पे हमको जो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी है वो इंसिडियस करना है ना। तो ये मोड ऑफ ऑनसेट हो गया है। सेकेंड हम बात लोकेशन की, लोकेशन नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकेशन की। अभी लोकेशन की जैसे बात किया तो सपोज करिए अभी लोकेशन है, मतलब जैसे हेडेक का मैंने एग्जांपल लिया, वैसे हेडेक के साथ साथ में एक कॉमन डिजीज है जो हम हमेशा पेशेंट हमारे पास आता है तो वो क्या कंप्लेंट करता है कि मेरे को गले में, मतलब अभी अभी अब यहाँ पे रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी की बात करते हैं तो फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, ट्रकिया हो गया। तो अभी उसको जो कफ हो रहा है वो फेरेंक्स की वजह से हो रहा है। तो फेरेंजाइटिस वहां पे अगर मिल रहा है तो हमको सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करते समय फेरेंजाइटिस के लिए देखना है ना। फिर अगर उसके बाद है तो लैरेंजाइटिस की तरफ चला गया तो लैरेंजाइटिस का सिलेक्शन करना है। मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट हमको लोकेशन मिल रहा है, उस लोकेशन के आधार पर हमको सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करना है। तो अगर सपोज करो हमारे पास हेडेक की बात करते हैं हम, तो लेफ्ट साइड का अगर हेडेक मिल रहा है तो हमको लेफ्ट साइड की ड्रग्स को करना है ना। राइट साइडेड ड्रग मिल रहा है हमको तो राइट साइडेड की ड्रग को सिलेक्शन करना है। तो जब हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स निकालेंगे तो हमको साइड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे लोकेशन, तो लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पेशेंट में कुछ मिलता है, नहीं मिलता है, लेकिन जब हम एक्यूट रेमेडी किसी को देंगे ना तो हमको लोकेशन, सेंसेशन और मॉडलिटीज, ये 3 चीज को बहुत ध्यान से देखना है अगर हमको सही रेमेडी की तरफ जाना है। तो ये तीन जो बात है वो हर पेशेंट के अंदर सिलेक्शन ऑफ रेमेडी जो इमेज बनाते हैं वहां पे हमको देखना है। क्या देखना है, लोकेशन, सेंसेशन एंड मॉडलिटीज।
तो सेंसेशन की अगर हम बात करते हैं तो पेशेंट जब कंप्लेंट लेके आता है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंसेशन लेके आता है, और डिफरेंट डिफरेंट सेंसेशन के हिसाब से एक डिफरेंट रेमेडी सिलेक्शन होती है। अभी सपोज करिए कोई पेशेंट है हमारे पास आया, और उस पेशेंट का बिल्कुल जैसे अभी ये जो सीजन चल रहा है, अगर हम इस सीजन में बात करें तो कंजक्टिवाइटिस भी हमको देखने को मिलता है, आइस की बात कर रहे हैं। तो अभी कंजक्टिवाइटिस मिला हमको, तो कंजक्टिवाइटिस में मैंने क्या देखा, पेशेंट के अंदर जो आइज है वो बिल्कुल लाल है, मतलब लाइक अ स्कारलेट बीफ अगर कहा जाए तो, बिल्कुल रेडनेस है, खून उतर आया उसकी आंखों के अंदर, इस तरीके का है। और आंखों के अंदर उसको ऐसा सेंसेशन हो रहा है कि कोई चुभ रहा है, स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन, है ना। तो ये जो स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन है, टोचने जैसा सेंसेशन है, ये उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम कुछ जब पेशेंट को उपचार देंगे तो वहां पे हमको जो सेंसेशन मिलता है, तो पेशेंट क्या बोलता है कि मुझको जलन हो रही है, अभी ये बर्निंग सेंसेशन है। अभी बर्निंग सेंसेशन की अगर हम बात करेंगे तो एक ग्रुप ऑफ रेमेडी है जहां पे हमको बर्निंग मिलती है। जैसे अगर मैं बात करूं कैमोमिला की बात करूंगा, तो कैमोमिला के अंदर भी उसके पाँव में बर्निंग होती है और वार्म से एग्रावेशन होता है, और नाइट में वो कंप्लेंट्स बढ़ जाती है। तो बर्निंग एग्रावेशन है, वार्म से बढ़ रहा है, और यहाँ पे उसको नाइट में एग्रावेशन हो, तो यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करते समय हमको ये देखना है। तो अभी जलने के समान अगर बर्निंग सेंसेशन मिल रहा है, तो जैसे अब हमको मालूम है ट्राई ऑफ बर्नर है, तो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करते समय हमको ट्राई ऑफ बर्नर करना डॉक्टर है। संदीप, जी सर। डॉक्टर संदीप, जी सर। हम लोग का समय खत्म हो रहा है। ओके सर, मैं 2 मिनट में एंड करता हूँ। ओके, तो सेंसेशन की बात करेंगे तो कुछ सेंसेशन हमको मिलने वाले हैं, जैसे कि थ्रेड लाइक सेंसेशन मिल रहा है, स्टिचिंग टाइप ऑफ सेंसेशन मिल रहा है। तो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करते समय हमको सेंसेशन का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं तो कैरेक्टर की, अभी कैरेक्टर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो कैरेक्टर में हमको क्या मिलेगा, कैरेक्टर जैसे कि सपोज करो अभी रेस्पिरेटरी कंप्लेंट में जाते हैं, नाक से डिस्चार्ज हो रहा है, अभी ये नाक से जो डिस्चार्ज हो रहा है उसका कैरेक्टर कैसा है, अगर वो बिल्कुल वाइट है ना, ट्रांसपेरेंट है, वाटरी है, तो ये सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करते समय हमको क्या देखना है कि वाटरी हो गया, ये जो डिस्चार्ज है बहुत ज्यादा एक्रिड है, वो पार्ट को छील देता है ना। तो इस समय से हमको सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करते समय हमको एलियम सीपा की तरफ जाना है, क्योंकि एलियम सीपा क्या करती है, प्रोफ्यूज वाटरी डिस्चार्ज लेके आती है और पर्टिकुलर पार्ट को करोट कर देती है, छील देती है ना। तो यहाँ पे हमको डिस्चार्ज, तो ये डिस्चार्ज जो है वो 3-4 जगह बहुत ज्यादा काम आते हैं। नेजल डिस्चार्ज हो गया, ओटोरिया हो गया, अभी ओटोरिया में भी अलग अलग तरह के हैं। अभी अगर जहाँ पे ब्लड आने लगा, पस आने लगा, तो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी चेंज हो जाएगी, है ना। ऑफेंसिव हो गया तो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी चेंज हो जाएगी, है ना। अभी कफ निकल रहा है, येलो तरह का कफ है, बिल्कुल रस्टी कलर का कफ है, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। डायरिया में भी हमको कैरेक्टर ऑफ डिस्चार्ज की तरफ ध्यान रखना है। कैरेक्टर ऑफ डिस्चार्ज जब होगा वहां पे, तो डायरिया के अंदर बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज डायरिया हो रहा है ना, तो म्यूकस आ रहा है, तो यहाँ पे जिस जिस तरीके के सिम्टम्स चेंज होते हैं वो सारी चीज मिलेगी। नेक्स्ट है मॉडलिटीज। मॉडलिटीज मैंने पहले ही बताई है कि द कंप्लेंट्स आर एग्रावेटेड एंड एमुलेटेड, मतलब कंप्लेंट्स जब बढ़ रही है और कंप्लेंट हो रही है, तो यहाँ पे हम मॉडलिटीज की बात करेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करते समय हमको मॉडलिटीज पे ध्यान रखना है। अगर आपका कोई पेशेंट आ रहा है वो स्पेसिफिक टाइम मॉडलिटीज बोल रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करने के लिए, टाइम मॉडलिटीज करना। तो सिलेक्शन जैसे कि मिड डे मिडनाइट, आर्सेनिक की तरफ जा सकते हैं, नेट्रम्योर 10, है ना। तो इस तरीके से हम मॉडलिटीज करेंगे। अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक्यूट डिजीज के साथ हमको मेंटल और फिजिकल कंप्लेंट्स यहाँ पे मिल रही है या कोई पर्टिकुलर सिम्टम मिल रहा है, तो देखना। जैसे एक्यूट फेज के अंदर आया, बहुत ज्यादा इरिटेड है, तो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी इरिटेड है। वीपिंग टेंडेंसी है एक्यूट कंडीशन में, क्रॉनिक नहीं, तो वीपिंग टेंडेंसी रिलेटेड करना है। बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, सिप ऑफ वाटर पी रहा है, आर्सेनिक की तरफ जाना है। और उसमें कोई पिक्युलर सिम्टम्स अगर हमको वहां पे मिल गया, मोर कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि एंटीमोनियम क्रूडम है कि बिल्कुल व्हाइट वॉशेस टंग है, तो ये उसका पिक्युलर सिम्टम्स हो गया, तो हम एंटी क्रूड सिलेक्शन करते हैं। तो ये सिम्टम्स हो गए। मेंटल सिम्टम्स है ना, तो मेंटल जैसे मैंने बताया आपको, है ना, मेंटल को भी 4 ग्रुप में हमने डिवाइड किया है। तो इस तरीके से हम चलते हैं और एक ग्रुप ऑफ रेमेडी बनाने की कोशिश करेंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं आज के प्रेजेंटेशन के अंदर, कि जब भी हम एक तीव्र केस को क्योर करते हैं हाँ, तो संदीप हमको जी संदीप जी, हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, ओके हम सर, लोग तो मैं टाइम क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि अगला सेशन
ओके, तो थैंक यू वेरी मच। इन द लास्ट ऑफ द एंड ऑफ द सेशन में बताना चाहूंगा कि तीव्र केस को क्योर करने के लिए प्रॉपर केस टेकिंग करना है। सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करते समय कॉजेशन, लोकेशन, सेंसेशन जो 10 पॉइंट किए हैं उसको करना है, और उसके आधार पर एक सिमिलिमम मेडिसिन देके पेशेंट को जल्दी से जल्दी क्योर करना है। तो थैंक यू वेरी मच टू वन एंड थैंक यू संदीप जी। जी। थैंक यू संदीप जी, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। अभी पीपीटी को हटा लीजिए और मैं वैष्णवी शेखर काइंडली वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करके डॉक्टर धनेश को हैंड ओवर कर दीजिए। जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, हम लोग बहुत एंजॉय किए। आपको चैट बॉक्स में सारे मैसेज आप पढ़ रहे होंगे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के लिए धन्यवाद और साधुवाद कर रहे हैं जी। थैंक यू वैष्णवी जी। या जी सर, वैष्णवी जी का ठीक है हम तो Yes, sir. Actually, I was not able to unmute myself. Sorry, sir. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संदीप सर। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था और हम सबको इससे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली है।